नमस्कार। तो अपनी स्टोरी में चल रहा था रेनिरा टारगेरियन किंग्स लैंडिंग में आयरन थ्रोन के ऊपर बैठ के शासन कर रही है। इस वीडियो में बात करेंगे कि बिटर ब्रिज के वहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हिस्ट्री में कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि वो रेनिरा का डाउनफॉल यहाँ से शुरू हो गया है। तो वीडियो को करते हैं शुरू फुल सीजन 3 के स्पॉयलर्स के साथ में। रिच की साइड में एक जगह है जिसका नाम है बिटर ब्रिज। अब तुम्हें अगर याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था ऑर्मंड हाईटावर जो एक टाइम पर अपने सारे लीज लॉर्ड्स वेसल लॉर्ड की सेनाओं से डर रहा था। वो बंदा अब उसके पास में टेसिरियन और डेरोन द डेरिंग था, तो अब उसको किसी भी बात का डर नहीं था। वो एक एक के पास में जाकर उनके किले जीत रहा था और सारे ब्लैक्स को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा था। तो बिटर ब्रिज से लगभग 30 लीग दूर यानी कि 140 किलोमीटर साउथ के अंदर वहाँ पर एक जगह होती है जिसका नाम होता है लॉन्ग स्टेबल। ये किला भी ब्लैक को सपोर्ट करता होता है और यहाँ पर एक लेडी होती है। तो ऑर्मंड हाईटावर अपनी सेना लेकर उसके वहाँ पर पहुँच जाता है। इस पर वो लेडी अपने सारे गेट वेट बंद करके अंदर बंद हो जाती है। हाईटावर्स की सेना बाहर की साइड में घेराबंदी कर देती है और ऑर्मंड कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन भेजता है लेडी मेरीवेदर के पास में, यूँ कि मेरे सामने घुटने टेक दो, हम आपको छोड़ देंगे। अब इनका ऐसे चल रही होता है। ऑर्मंड हाईटावर ने घेराबंदी कर रखी है यहाँ से 140 किलोमीटर नॉर्थ की साइड में। यहाँ पर होता है बिटर ब्रिज। अगर तुम्हें याद हो तो एगोन सेकंड के टाइम पर जब क्रिस्टन कोल नया पावर में आया होता है तब लॉर्ड कैसवेल होते हैं जिसको तुमने शो के अंदर भी देखा है, उस बंदे को मार दिया जाता है। तो उसका यही वाला हाउस होता है हाउस बिटर ब्रिज। और अगर तुम्हें पिछली लड़ाई बैटल ऑफ हनीवाइन याद हो तो वहाँ पर ऑर्मंड के सामने टॉम फ्लोवर्स यही बिटर ब्रिज का बास्टर्ड होता है। वो एक सेना लेके आता है लेकिन हार जाता है वहाँ पर। तो लॉर्ड कैसवेल तो मर चुके हैं, इसलिए अभी ये लेडी कैसवेल ये पूरा किला बिटर ब्रिज का किला संभाल रही होती है। इन्हें पता होता है यहाँ से केवल 30 लीग दूर हाईटावर्स की सेना है, तो वो उन ब्लैक्स को झुकाने के बाद में हमारे पास में आएंगे और हम पर अटैक करेंगे। क्योंकि लेडी कैसवेल साफ मना कर देती है, मैं क्वीन रेनिरा के साइड में हूँ, मेरे पति भी उनके क्लेम को सपोर्ट करते करते मारे गए तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेडी कैसवेल अपने सारे गेट्स वेट्स को बंद कर देती है और सारे लोगों को अंदर ले लेती है। एक तरीके से आने वाली ग्रीन्स की सेना से बचने की ये तैयारी कर रही थी। कई सारे नाइट्स, सोल्जर्स, नॉर्मल लोग सब इस किले के अंदर थे। इवन जो सेप्ट होते हैं जहाँ पर की पूजा की जाती है उनके अंदर भी जो बाउंडेड लोग होते हैं, घायल लोग जो साउथ के साइड में बैटल्स में गए थे ऑर्मंड हाईटावर के सामने, उन सबको भर रखा होता है। यानी कि पूरा का पूरा टाउन फुल हो रहा होता है लोगों से। अब बिटर ब्रिज का नाम बिटर ब्रिज इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर एक नदी होती है साउथ में रिच की साइड में जिसका नाम होता है मेंडर। उसके ऊपर एक पुल होता है, उसकी वजह से इस टाउन का नाम बिटर ब्रिज पड़ गया। उस पुल के नॉर्थ की साइड में तो बिटर ब्रिज का टाउन होता है और साउथ की साइड में नॉर्मल लोगों के गांव होते हैं। किले का हर एक घर, हर एक सेप्ट, हर एक विश्राम घर सब फुल होते हैं। अंदर बहुत सारे लोग होते हैं किले के अंदर। एक बड़ा सा विश्राम घर होता है यानी कि होटल जिसका नाम होता है हॉक्स हीड। तो यहाँ पर विश्राम करके यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि काफ़ी हट्टा कट्टा होता है। उसके एक हाथ में एक बैग होता है और दूसरे हाथ में उसका लड़का। वो उस विश्राम घर के मैनेजर के पास में आकर बोलता है कि मुझे एक रूम चाहिए मेरे और मेरे बेटे के लिए। अब टाउन तो पूरा फुल होता है और हॉक्स हेड वो भले ही बहुत बड़ा विश्राम घर है लेकिन वहाँ पर एक भी बेड नहीं होता है इनके लिए खाली। मैनेजर मना कर देता है। इस पर वो यात्री एक सिल्वर कॉइन बाहर निकालता है अपने पर्स से और इसको देता है। फिर कहता है कि कुछ भी अरेंजमेंट कर लो, बस आज रात के लिए मुझे यहाँ पर रहना है, ज़्यादा दिन में नहीं रुकने वाला हूँ। तो फिर मैनेजर कहता है कि देखो पूरा का पूरा टाउन फुल है और यहाँ पर बेड तो मेरे पास में है नहीं। अस्तबल घोड़े जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर तुम्हें थोड़ी सी जगह मिल सकती है, तो ये लो कुदाल और फावड़ा, जाओ और वहाँ पे थोड़ी सफाई कर देना और वहीं पे सो जाना तुम अपने बच्चे के साथ में। इस पर वो यात्री अपना सारा सामान और अपने बच्चे को पीठ पर लाद कर अस्तबल की तरफ चला जाता है कुदाली फावड़ा को लेकर साफ सफाई करने। जमींदार, दुकानदार, मैनेजर्स ये सारे लोग कितने लोभी होते हैं ये तो पूरे वर्ल्ड वाइड सबको पता है। हॉक्स हेड यानी कि इस विश्राम घर का जो मालिक होता है उसका नाम होता है बेन बटर केक। वो सोचता है इस यात्री के पास में एक सिल्वर कॉइन था जो कि काफ़ी महंगा है, तो इसके पास में तो और ज़्यादा भी होंगे, तो ये लालच में आ जाता है। अब बेन बटर केक भी अपने घोड़े की अस्तबल की तरफ जाता है जहाँ पर कि उस ट्रैवलर यानी कि यात्री ने साफ़ सफाई कर ली होती है और वो अब काफ़ी थक गया होता है ऐसे काम करके। उसको ये ऑफ़र करता है कि क्यों नहीं तुमने इतना काम किया है, मैं तुम्हें एक मस्त सी शराब पिलाता हूँ। अब वो यात्री भी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है और वो अपना सारा सामान वहीं पे अस्तबल में रख देता है क्योंकि थोड़ी देर बाद में आकर तो यहीं पे सोना है। अब यात्री और बेन बटर केक दोनों वापस हॉक्स हेड के अंदर आते हैं जहाँ पर कि एक बड़ा सा कॉमन रूम होता है और सब लोग दारू पी रहे होते हैं। पर ये बेन बटर केक उस यात्री को अपने लोभ के चक्कर में लाया होता है। एक स्टेबल बॉय होता है जो इस होटल के वहीं पे काम करता होता है जिसका नाम होता है स्ले,
उसको ये काम देता है कि जाके उसके पर्स वहीं पे पड़े हुए तो उनके अंदर चेक करके आओ कि कुछ और मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब एक सिल्वर कॉइन मिला है तो पक्का इसका अस्तबल में जो बैग पड़ा हुआ है उसके अंदर और भी होंगे, बस यही लोभ होता है इन लोगों का। इधर वो यात्री तो यहाँ पर होटल में दारू पी रहा होता है और उधर वो स्ले अस्तबल में जाके उसके बैग को चेक कर लेता है। बैग के अंदर उसको कुछ सिल्वर कॉइन्स तो नहीं मिलते, लेकिन जो चीज़ उसको मिलती है वो सिल्वर कॉइन से भी काफ़ी ज़्यादा महंगी और प्रीशियस होती है। वहाँ पर एक हेवी वाइट क्लोक होता है जिसके ऊपर टारगेरियन का जो सीगल होता है वो बना हुआ होता है और काफ़ी फाइन वर्क होता है उसके ऊपर। और ये पूरा वाइट क्लोक एक ड्रैगन एग के आसपास लपेट रखा होता है जो एक थोड़ा सा ग्रीन और थोड़ा सा सिल्वर कलर का होता है। इस चीज़ को देखते ही अस्तबल में काम करने वाले स्ले को समझ में आ जाता है वो ट्रैवलर कौन है, और उसके साथ में जो वो बच्चा है वो उसका लड़का नहीं है, वो ट्रैवलर रिकर्ड थ्रोन है किंग्सगार्ड, और उसके साथ में जो बच्चा है वो एगोन सेकेंड का लड़का मेलोर है। और ये किंग्सगार्ड इस मेलोर का सोन प्रोटेक्टर है, इसलिए इसको बचाकर किंग्स लैंडिंग से बचाकर यहाँ पर लेके आ गया। बेन बटरकेक ने भी जो सिल्वर कॉइन्स के लालच में इतना बड़ा छल किया यात्री के साथ में, उसका भी कुछ फल मिला नहीं। अब स्ले यानी कि वो अस्तबल बॉय उस होटल हॉक्सहेड के कॉमन रूम के अंदर आता है जहाँ पर कि सब लोग दारू पी रहे होते हैं। यहाँ पर आके वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके एक हाथ के अंदर वो वाइट क्लोक था तो दूसरे हाथ के अंदर ड्रैगन एग, और सबको बस चिल्ला चिल्ला के यही बता रहा था कि देखो मैंने ये क्या ढूंढ लिया है और ये बंदा किंग्सगार्ड है। रिकर्ड थ्रोन को भी ये पता करने में ज़्यादा देर नहीं लगती है कि उसका सारा गेम एक्सपोज हो चुका है, वो किंग्सगार्ड है, सबको मालूम पड़ गया है। उसके हाथ में जो वाइन का मग होता है वो सारी वाइन उस बेन बटर को उस हॉक्सहेड के मालिक के ऊपर फेंक देता है और अपनी लंबी स्वॉर्ड झट से बाहर निकालता है। बटर के एक विश्राम घर का मैनेजर इसके पास में आने की कोशिश करता है तो उसको बस एक वार के अंदर सर से लेके पैर तक काट डालता है। अब इस तरह से उसको मार डाला ये देख के सब लोग डर जाते हैं, लेकिन वो सब शराबी लोग होते हैं तो वो भी हिम्मत जुटाकर जैसे तैसे अपनी तलवारें बाहर निकालते और कुछ एक लोग अपने खंजरों को लेकर इसके ऊपर वार करने की कोशिश करते हैं। पर उनमें से कोई भी नाइट नहीं था और रिकर्ड थ्रोन एक किंग्सगार्ड का नाइट है तो ये उन सबको पीछे की साइड में धकेल देता है, 2-3 के कट भी लग जाते हैं। अपना सारा सामान वो वहीं पे छोड़ देता है और अपने बच्चे को पीठ पर लाद कर वहाँ से चल देता है। यहाँ से ये भागकर अस्तबल के अंदर जाता है और वहाँ पर एक कोई सा भी घोड़ा इसके हाथ में जो फर्स्ट आता है उसको लेता है और भागने की कोशिश करता है। अब घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था रिकर्ड थ्रोन किंग्सगार्ड का आदमी और उसके पीठ पीछे प्रिंस मेलोर लटका हुआ था। रिकर्ड थ्रोन को भी मालूम होता है अब मैं किंग्स लैंडिंग से काफ़ी दूर आ चुका हूँ और यहाँ पर साउथ में ज़्यादातर सपोर्टर्स ग्रीन्स के हाउस है, लेकिन ये बीटर ब्रिज है ये तो ब्लैक्स का है। तो कैसे भी करके मुझे ये जो मेंढर नदी है इसको पार करना होगा, और इस ब्रिज को एक बार बस मैं उधर पार करके चला जाऊँ तो उस साइड जंगल है और जंगलों में मुझे ये सैनिक ढूंढ भी नहीं पाएंगे। एक बार जंगलों में चला जाऊँ वहाँ से 30 लीग दूर ऑर्मंड हाईटावर और ग्रीन्स की सेना है तो वहाँ पर प्रिंस मेलोर बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। पर ये सारी तो इंसान की इमेजिनेशंस होती है, होता तो वही है जो काल और स्ट्रेंजर गॉड को मालूम होता है। किंग्सगार्ड रिकर्ड थ्रोन को ये 30,000 लीग जितना लग रहा था। मेंढर नदी का पुल बंद कर दिया गया क्योंकि आज भी ये टाउन यहाँ का हर एक आदमी क्वीन रेनिरा के प्रति वफादार होता है। ये अपना घोड़ा लेके आगे बढ़े जा रहा था और पीछे से लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आई। कुछ एक लोग इसके पीछे घोड़े लेके पड़ गए थे। वो लोग कह रहे थे मार डालो, ये एक गद्दार है, इसको यहीं पे पकड़ लो। अब इस तरह की आवाज़ें सुनी तो बीटर ब्रिज के जो नॉर्मल सैनिक होते जो इस बात से अनजान होते वो भी समझ जाते ये कोई गड़बड़ आदमी है। मेंढर नदी के ऊपर जो ब्रिज होता है उसके ये लेफ्ट साइड में पहुंच जाता है, यानी कि अब इसको वहाँ पर चढ़ना होता है ब्रिज के ऊपर। ये इसका घोड़ा लेके जा रहा होता है, लेकिन कुछ एक सैनिक बीच में आके इसको रोकने की कोशिश करते हैं। 1-2 सैनिक इसके पाँव को पकड़ लेते हैं और दूसरा घोड़े की लगाम को पकड़ने की कोशिश करता है। घोड़े की लगाम को पकड़ने वाले को ये एक तलवार के वार से उसका हाथ काट डालता है और जैसे तैसे उन सब सैनिकों से छुड़ाकर आगे की तरफ उस ब्रिज के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन सामने की तरफ ब्रिज पार करके उस साइड जाना होता है जंगल में। उस साइड के जो सैनिक होते वो पहले से बहुत ज़्यादा सचेत होते, वो सारे गेट्स बंद कर देते और अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर एक ह्यूमन चेन बना देते उस रास्ते के अंदर, जहाँ से कि अब रिकर्ड थ्रोन आगे नहीं बढ़ सकता, वो गेट बंद है। सामने की तरफ से यूं पूरा ब्रिज बंद हो गया और सैनिक सामने आ गए। इस पर रिकर्ड थ्रोन पीछे की तरफ मुड़ता है, लेकिन पीछे की तरफ से भी सोल्जर्स दौड़ के आ रहे होते हैं। अब धीरे धीरे कई सारी भीड़ इसके घोड़े के चारों ओर इकट्ठा हो जाती है, लेकिन कोई भी इसके ज़्यादा पास में नहीं आता है, क्योंकि जैसे ही पास में आता है ये अपने तलवार से वार कर देता है उनके ऊपर।
चारों तरफ से ये गिर चुका था। भीड़ जोर से चिल्ला रही थी, इसको मार डालो, ये गद्दार है, ये ग्रीन्स है। फाइनली कोई तलवार या खंजर वाला तो इसको नहीं मार पाता है और वो भीड़ चिल्लाती रहती है। लेकिन थोड़ी सी दूर से एक क्रॉसबाउ वाला आदमी होता है, वो एक क्रॉसबाउ मार देता है इसके हाथ के ऊपर और अगला क्रॉसबाउ इसके गले के ऊपर सही से निशाना मिला के मारता है। गले पे लगते ही इसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और ये मर जाता है। नीचे की तरफ इसकी लाश गिर जाती है। जब ये नीचे गिरा था तब ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके मुंह से इतना ज़्यादा खून निकलता है कि ये क्या बोलना चाह रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। रिकर्ड थ्रोन एक बेहतरीन नाइट और एक किंग्स गार्ड जिन्होंने अपने सोन प्रोटेक्टर होने का पूरा कर्तव्य निभाया और आखिर में प्रिंस मेलोर को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जान दे दी। अब भीड़ चारों तरफ जमा थी। अब रिकर्ड की लाश नीचे गिरी हुई थी उस घोड़े से थोड़ी सी दूर। उसके अंदर से खून निकल रहा था और प्रिंस मेलोर उसकी लाश से चिपका हुआ होता है और वो रो रहा होता है। नाइट मर चुका था और वो प्रिंस उस भीड़ के सामने ही था। लेकिन उस भीड़ को ये नहीं मालूम होता है कि इस प्रिंस को आखिर हमें करना क्या है। कुछ लोग बोलते हैं हमें इसको रेनिरिया के पास में भेज देना चाहिए, वो हमें इसका बहुत सारा रिवॉर्ड देगी। लेकिन कोई और सजेस्ट करता है कि किंग्स लैंडिंग काफ़ी दूर है, हमें इसको ऑर्मंड हाई टावर के पास में भेज देना चाहिए क्योंकि वो पास में भी है और वो ये देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। तो पीछे से किसी की आवाज़ आती है कि जिंदा या मरा क्या फ़र्क पड़ता है, इसको बस कहीं पे भेज देते हैं। अब ये सब लोग उस लाश से थोड़ी सी दूर भीड़ सारी चिल्ला ही रही होती है कि एक औरत सामने की साइड में आती है। विलो पाउडस्टोन वो उस लाश से मेलोर को अपने साथ में ले लेती है और अपने सीने से लगा देती है। ये औरत सबको बोलती है ये मेरा छोटा सा नया लड़का है, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कहेगा और इसको कोई कहीं पे भी नहीं ले जाने वाला। मशरूम अपनी कहानियों में बताता है वो औरत मॉन्स्टर थी, वो थोड़ी पागल भी थी, सटकी हुई। पेशे से वो एक धोबिन होती है जो उस मेंढर नदी के अंदर अपने कपड़े धोती है, लेकिन लोग उसके बारे में मजाक उड़ाते और कहते हैं ये साफ नदी में भी कपड़े धोए तो कपड़े जितने साफ होते उससे ज़्यादा तो गंदे हो जाते। अब प्रिंस मेलोर को तो उस धोबिन ने अपने गले से चिपकाकर गोदी में ले लिया था। इतने में वो स्ले आता है। स्ले अगर तुम्हें याद हो तो हॉकसेट का जो विश्राम घर है वहाँ पर अस्तबल में काम करने वाला लड़का होता है। उसी ने तो किंग्स गार्ड रिकर्ड थ्रोन का बैग चेक किया होता है और ये सब पता किया होता है। स्ले पूरी तरीके से खून में सना हुआ होता है। वो क्या कि इसके जो मालिक नहीं होते बेन बटर केक, जिनको रिकर्ड थ्रोन आधा काट डालता है, उसको शायद इसने बचाने की कोशिश की थी, इसलिए इसके कपड़ों के ऊपर और शरीर के ऊपर खून लग रहा होता है। ये भीड़ को साइड में करता हुआ उस लाश के पास में आ जाता है और बोलता है मैंने ही इस बच्चे को ढूंढा और इसकी आइडेंटिटी पता की, तो ये बच्चा मुझे मिलना चाहिए और इसके लिए मेरे मालिक ने कुर्बानी तक दे दी। पीछे से एक सैनिक की आवाज़ आती है। वो बोलता है अगर मैं क्रॉसबाउ नहीं मारता तो रिकर्ड थ्रोन मरता भी नहीं, और अगर वो जिंदा रहता है तुम किसी की हिम्मत भी नहीं थी उसके पास में जाने की, तो बच्चा मेरा हुआ। इनके अलावा भी एक दो जने और भी क्लेम करने लगते हैं और धीरे धीरे पूरी भीड़ आपस में चिल्लाने लग जाती है और बहस करने लग जाती है। रिकर्ड थ्रोन की लाश वहीं पे पड़ी हुई होती है। प्रिंस मेलोर को उस धोबिन ने उठा रखा होता है और बाकी सारी जनता यहाँ पर आपस में बहस कर रही है। अब ये सारा तमाशा उस मेंढर नदी के ऊपर यानी कि उस ब्रिज के ऊपर हो रहा होता है। मशरूम कहता है कि वो जो धोबिन होती है वो आधी पागल ही होती है। भीड़ उससे इस बच्चे को छीनने की कोशिश कर रही होती है। पहले से उसने उस बच्चे को अपने गोदी में उठा रखा होता है। जब से रिकर्ड थ्रोन मरा था तब से वो छोटा सा प्रिंस मेलोर रोए जा रहा था और भीड़ का भी आपस में बहस कर रही थी, चिल्ला रही थी और उसको छीनने की कोशिश कर रही थी। इस पर उस धोबिन ने उस प्रिंस मेलोर को इतना ज़्यादा कसकर पकड़ लिया कि इससे प्रिंस मेलोर की रीढ़ की हड्डी टूट गई और इतनी आवाज़ कोलाहल में किसी को मालूम भी नहीं चला कि प्रिंस मेलोर दर्द के मारे चिल्ला रहा है। और धोबिन के ऐसे पकड़े रखने की वजह से वो प्रिंस मेलोर मर जाता है और थोड़ी देर तक तो उस भीड़ को पता भी नहीं चलता है। हिस्ट्री में दूसरे अकाउंट के अकॉर्डिंग कुछ लोगों ने तो यूँ भी लिखा है कि वहाँ पर कोई धोबिन थी ही नहीं। उस टाउन का एक कसाई होता है, जब वो देखता है कि ये सब लोग आपस में लड़ रहे तो वो उस बच्चे को छीन के ले लेता है और उसको जल्दी से 5-6 पीसेस में काट डालता है और फिर हर एक पीस हर जो मांग रहा था, क्लेम कर रहा था, उसको दे देता है। तो दूसरे हिस्ट्री अकाउंट्स के अकॉर्डिंग वो सारी भीड़ उस बच्चे को एक तरफ तो कोई दूसरी तरफ खींचने की कोशिश कर रही होती है। इस पर वो बच्चे के हाथ पैर सब टूट जाते हैं और बस खींच के उसको तोड़ दिया जाता है और इस तरह उसकी एक दर्दनाक मौत होती है। लेकिन जो कोई भी कारण रहा हो, लेकिन प्रिंस मेलोर के बारे में सारे हिस्ट्री अकाउंट्स लास्ट में जाकर यही लिखते हैं कि वो छोटा सा बेचारा बच्चा मारा गया। अब जब लेडी कैसवेल को पता चलता है कि उनके टाउन के अंदर, तो वो अपने सारे नाइट्स को कमांड करती है कि अभी के अभी जाओ और उन दोनों को मेरे पास में पकड़ के लेके आओ। नाइट्स उस ब्रिज के ऊपर पहुंचते हैं तो देखते वहाँ पर भीड़ खड़ी होती है
फिर वो सैनिक उस भीड़ को मार पीट के वहाँ से भगा देते, लेकिन नाइट्स को आने में देरी हो चुकी थी। मेलोर और किंग्सगार्ड दोनों ही मर चुके थे। अब ये सैनिक उन दोनों की लाश को और उनका जितना भी सामान होता है उस होग सेट के अंदर, उन सब चीज़ों को ले जाकर लेडी कैसवेल को देते हैं। किंग्सगार्ड रिकर्ड थ्रोन की लाश को देखकर तो लेडी कैसवेल कुछ नहीं कहती है, लेकिन प्रिंस मेलोर मर गया है इस बात की खबर उसको नहीं होती है। वो जब इसकी लाश को देखती है तो वो डर जाती है। थोड़ी देर तो उसके मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकलता है, वो बस डर से कांपे जा रही थी। फिर वो अपने नेट से कहती है, स्ट्रेंजर गॉड का हमने क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने इन दोनों को हमारे यहीं पे आके मारा। मदर हम पर मर्सी करे, इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। प्रिंस मेलोर की मौत को ऐसे ही ग्रीन्स छोड़ने वाले नहीं है, वो पूरे बीटर ब्रिज से बदला लेंगे। और अभी तो यहाँ से केवल 140 किलोमीटर दूरी ऑर्मंड हाईटावर की सेना है। बस भगवान हमें उनके गुस्से से बचा लेवे। थोड़ी देर तक तो लेडी कैसवेल ऐसे ही डर से सहमी हुई इन दोनों की लाशों को देखती रहती है और उसके बाद में उन लोगों के ऊपर गुस्सा करती है और नाइट से पूछती है आखिर इन दोनों को किसने मारा। किंग्सगार्ड मरा उसका तो कोई गम नहीं था, लेकिन प्रिंस मेलोर इसके टाउन के अंदर मर गया तो ग्रीन्स पक्का इसके ऊपर शक करेंगे कि इसी ने मरवाया। फिर ये गुस्से में अपने नाइट्स को कमांड करती है, जाओ और वो अस्तबल में काम करने वाला लड़का स्ले और वो दोबिन दोनों को पकड़ के फांसी पे लटका दो। लेडी कैसवेल की कमांड पर उस दोबिन और स्ले दोनों को उसी ब्रिज के वापर फांसी पे लटका दिया जाता है। फिर उस आदमी को पकड़ के लाया जाता है जिसका वो घोड़ा था, यानी कि जो रिकर्ड थ्रोन होता है वो अस्तबल से पता नहीं किसी का घोड़ा लेके भाग जाता है, लेकिन लेडी कैसवेल और सब लोग ऐसे शक करते हैं कि शायद इसी ने उनको भागने में मदद की थी अपना घोड़ा देकर, तो इसको भी फांसी पे लटका देते हैं। अब ये लास्ट में घोड़े वाला आदमी तो निर्दोष होता है जिसने अपना घोड़ा नहीं दिया होता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। फिर लेडी कैसवेल रिकर्ड थ्रोन की लाश को उसके गोल्ड क्लोक के अंदर लपेट के और प्रिंस मेलोर का भी जो चेहरा होता है उसका शव उसको भी लपेट के किंग्स लैंडिंग भेज देती है रेनिरा के पास में। और जो प्रिंस मेलोर का ड्रैगन एग होता है उसको यहाँ पे 140 किलोमीटर दूर लॉन्ग स्टेबल के अंदर वहाँ पर ऑर्मंड हाईटावर होता है उसके पास में भेज देती है, यूँ सोच के कि शायद इससे उसका गुस्सा कम हो जाए और उसको भी लगे ये एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझ के उसको नहीं मारा। मशरूम अपनी कहानियों में बताता है कि रेनिरा के पास में जब ये मेलोर का कटा हुआ सर पहुंचा तो वो रोने लग गई इसको देख के। वो अपने आयरन थ्रोन से उतर के नीचे बैठ गई और एक टक बस उस मेलोर की शक्ल को देखे जा रही थी। बेचारा मासूम लड़का इस वॉर की वजह से मारा गया। लेकिन हिस्ट्री में कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि रेनिरा ने ऐसा कोई कुछ नहीं किया, रेनिरा बस हंस रही थी उस शक्ल को देख के। इसमें उसको अपने बेटे जैक का बदला दिख रहा था। फिर वो अपने नाइट को कमांड करती है कि है तो ये भी एक ड्रैगन ही है, तो इसको आग के अंदर जला दो। अब जितने भी ग्रीन्स के लोगों को मारा जाता था उन सबको क्या सबके सामने लाके मारते थे, जिससे कि एक संदेश पहुंचे कि ग्रीन्स को हम छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन ये जो मेलोर की डेथ हुई इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया। पर फिर भी किंग्स लैंडिंग के अंदर प्रिंस मेलोर मर चुका है, ये बात धीरे धीरे फैल गई। अब किंग्स लैंडिंग के लोगों को जो बात पता चली वो तो बिल्कुल अफवाह थी। इसके अंदर यूँ था कि जो क्वीन रेनिरा है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल औरत है। जब इसके पास में प्रिंस मेलोर की लाश पहुंची तो सबसे पहले तो ये हंसती है और उसके बाद में इसका कटा हुआ सर ज़बरदस्ती हेलिना के कमरे में भेजती है और उसको देखने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि हेलिना उस बच्चे की माँ है इसलिए। पर मशरूम कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये बस एक अफवाह फैलाई गई है और ये अफवाह कोई और नहीं फैला रहा है, वही बंदा फैला रहा है जो इन सब अफवाहों को इकट्ठा करता है, यानी कि मास्टर ऑफ विस्पर्स, सरल भाषा में बोले तो लेरस टोंग। लेकिन जो कोई भी हो, ये अफवाह धीरे धीरे किंग्स लैंडिंग के हर एक आदमी के पास में पहुंच गई और सबको ऐसा ही लगने लग गया कि रेनिरा ने हेलिना को ज़बरदस्ती ये मेलोर की कटी हुई शक्ल दिखाई। इधर वेस्टरलैंड्स की इधर तो डेल्टन गे जो है अपनी लड़ाइयाँ अलग ही लड़ रहा था। पहले अपन ने देखा था कि जो फेयर आइल्स का जो आइसलैंड है उसके ऊपर उसने अटैक कर दिया और वहाँ पर खूब सारी लूट मचाई। वहाँ का जो लॉर्ड होता है, लॉर्ड फारमैन, वो सारे अपने लोगों को और अपने सैनिकों को अंदर लेके कैसल के अंदर बंद हो जाता है और वहाँ से लेटर भेजता है इन लेनिस्पोर्ट के यहाँ पर, यूँ कि हमारी हेल्प करने के लिए पहुँचो, हम आपके वेसल लॉर्ड हैं। लेनिस्टर्स तो पहले ही हार चुके हैं तो वहाँ पर हेल्प वेल्प तो कोई पहुँचती नहीं है, लेकिन डेल्टन ग्रेजो जरूर वहाँ पर टाइम टू टाइम पहुँचता रहता है। इस बार डेल्टन ग्रेजो वहाँ पर जाकर उसके किवाड़ों को तोड़ देता है और उस कैसल के अंदर अपने सारे ग्रेजो सैनिकों को भेज देता है, खूब लूट मचाता है और कुछ एक सैनिकों को वहाँ पर मारता भी है। लॉर्ड फारमैन की 5 बेटियाँ होती है, उनमें से 4 को तो ये अपनी साल्ट वाइफ्स के रूप में ले लेता है। साल्ट वाइफ का मतलब होता है कि पैरामर, ऐसी पत्नी जो परिवार के साथ में रहती है लेकिन उसके साथ में शादी नहीं की जाती है, इस टाइप से। और जो लॉर्ड फारमैन की जो 5वीं डॉटर होती है उसको अपने छोटे भाई को दे देता है, लॉर्ड वेगन को। ग्रेजोस के अंदर ये एक कस्टम होता है कि जिसके पास में जितनी ज़्यादा साल्ट वाइफ्स है वो उतना ज़्यादा तगड़ा आदमी है।
डेल्टन ग्रेजॉय वहाँ का जो मेन परिवार होता है और लॉर्ड फारमैन उसके सारे लड़के, इनको किसी को हाथ तो नहीं लगाता है लेकिन सबको बंदी बना लेता है। और फिर लेनिस्पोर्ट एक लेटर भेजता है, उसके अंदर लिखता है अगर इनको तुम छुड़ाना चाहते हो, तुम्हारे ये वेसल लॉर्ड है, इनको छुड़ाना चाहते हो तो फिर ये जितने वजन के हैं उतने वजन का मुझे सिल्वर दो तो मैं इनको छोड़ दूंगा। अब कास्टली रॉक पे जेसन लेनिस्टर है नहीं, रेड फॉक के वहाँ पर मर गया। उसका बड़ा भाई टाइलैंड लेनिस्टर तो वहाँ पर किंग्स लैंडिंग के अंदर बंदी बना रखा है उसको ब्लैक्स ने, तो फिलहाल इसको लेडी कास्टली रॉक चला रही होती है। अब वो इस डेल्टन ग्रेजॉय के ऊपर क्या एक्शन लेगी वो अपन बाद में देखेंगे, फिलहाल अपन वापस रीच के अंदर आ जाते हैं। ऑर्मंड हाईटावर ने, जिसने लॉन्ग स्टेबल का किले को घेराबंदी कर रखी होती है, आखिर इसकी मेहनत रंग लेके आती है और जो लेडी मेरीवेदर इस कैसल के अंदर होती है वो अपने गेट्स को खोल देती है और ग्रीन्स के सामने झुक जाती है। लॉर्ड ऑर्मंड हाईटावर अपने वादे के बिल्कुल पक्के होते हैं, इन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन दी होती है उन्हीं को बस एक्सेप्ट करनी होती है मेरीवेदर को। हाईटावर सेना का एक भी सैनिक उस कैसल की लड़की या किसी भी औरत किसी को हाथ टच नहीं करता है, लेकिन सैनिक जाके पूरा को पूरा किले की तलाशी लेते हैं और उसके अंदर जितना भी गोल्ड वगैरह होता है वो सब सीज करके अपने साथ में लेके आ जाते हैं। सबसे मेन तो वहाँ पर जितना भी खाना इकट्ठा होता है वो सब लाके ये जो हजारों की संख्या में हाईटावर्स की सेना है उसको खिला दिया जाता है। अब लॉन्ग स्टेबल का किला आखिरकार ब्लैक्स की तरफ से ग्रीन्स की तरफ हो जाता है और हाईटावर्स की सेना का अब नेक्स्ट मिशन होता है लेडी कैसवेल का किला बिटर ब्रिज। वैसे तो लॉन्ग स्टेबल से बिटर ब्रिज 140 किलोमीटर दूर है, लेकिन ऑर्मंड हाईटावर की सेना को इसको पार करने में 40 दिन भी नहीं लगते हैं। लेडी कैसवेल डरी हुई अपने सारे गेट्स वेट्स बंद करके अंदर बैठी हुई होती है और हाईटावर्स की सेना उसके कैसल के सामने आके खड़ी हो जाती है। लेडी कैसवेल बिटर ब्रिज की सबसे ऊंची वाली मीनार पर चढ़ के ऑर्मंड हाईटावर को बोलती है कि आपने जो लॉन्ग स्टेबल और वहाँ की लेडी मेरीवेदर को जो टर्म्स एंड कंडीशन दी वो आप मुझे भी दे दो, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी और मैं ग्रीन्स की तरफ होने को तैयार हूँ। पर हाईटावर्स की सेना में इसको जवाब ऑर्मंड हाईटावर नहीं देता है, वो डेरोन द डेयरिंग बोलता है यू शैल रिसीव द सेम टर्म्स यू गिव माई नेफ्यू मेलोर। डेरोन के कहने का मतलब था तुमने मेरे जो नेफ्यू के साथ में किया उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। लेडी कैसवेल अपने लोगों से कहती है भगवान ने हमारे यहाँ पर प्रिंस मेलोर को नहीं मारा, उसके रूप में इस टाउन को एक बहुत बड़ा कर्ज दिया है, यानी कि एक श्राप। अब कुछ नहीं हो सकता था, लेडी कैसवेल के आंखों के सामने इसके टाउन ने जलना शुरू किया। सबसे पहले डेरोन द डेयरिंग ने जो बिल्डिंग जलाई वो और कोई नहीं हॉक्सेट का वही विश्राम घर था जहाँ पर कि प्रिंस मेलोर और किंग्स गार्ड के बारे में पता चल गया था सबको। फिर धीरे धीरे पूरा टाउन जलना शुरू हुआ, सारे कॉमन रूम्स, सारे विश्राम घर, जिन भी लोगों के घर थे सबको जला दिया गया। वैसे तो हाईटावर्स भगवान को बहुत ज़्यादा ही मानते हैं, नए भगवान को, लेकिन यहाँ पर जितने भी सेप्ट्स होते हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाता है, उन सेप्ट को भी जला देते हैं। पूरा बिटर ब्रिज का टाउन तो पहले से फुल था, उन सेप्ट के अंदर भी वाउंडेड यानी कि घायल सैनिक थे, वो सारे भी जिंदा जल जाते हैं। पूरे टाउन की हर एक बिल्डिंग को जलाया गया एक्सेप्ट उस बिटर ब्रिज के, यानी कि जो पुल नहीं था उस नदी के ऊपर उसको छोड़ दिया गया, और उसको भी इसलिए छोड़ा जिससे कि ऑर्मंड हाईटावर की सेना नदी को पार कर सके। टाउन के अंदर जितने भी लोग थे हर एक को मारा गया, किसी ने भागने की कोशिश की तो उसको पकड़ के मारा गया, और जिसने लड़ने की कोशिश की वो आग में जल गया, बचे खुचे नदी में डूब के मारे गए। लेडी कैसवेल कुछ नहीं कर सकती थी, वो अपने महल की दीवारों से बस अपने टाउन को जलते हुए देख रही थी। फिर वो अपने सैनिकों से कहती है जब हेरन हॉल ड्रैगन की आग नहीं जल पाया तो अपना कैसल कौन सा जल लेगा, अपने सारे गेट खोल दो। ऑर्मंड हाईटावर के सैनिक अंदर आ गए, और जब ऑर्मंड हाईटावर लेडी कैसवेल के कमरे में आकर देखता है तो वहाँ पर लेडी कैसवेल अपने गले के अंदर फांसी का फंदा डाल रखा होता है और बस मरने ही वाली होती है। मरने से पहले वो ऑर्मंड हाईटावर को बस इतना ही कहती है, हैव मर्सी ऑन माई चिल्ड्रन लॉर्ड, यानी कि मेरे बच्चों को छोड़ देना बस। इतना कह के लेडी कैसवेल फांसी पे लटक जाती है और वहीं पे मर जाती है। ऑर्मंड हाईटावर लेडी कैसवेल के दोनों लड़के लड़की को, दोनों की जान को तो छोड़ देता है, लेकिन दोनों को बेड़ियों के अंदर बांध के ओल्ड टाउन भेज दिया जाता है। लेकिन इनके अलावा पूरे महल में किसी को भी नहीं छोड़ा जाता है, जितने भी उस परिवार के लोग थे या फिर कोई सर्वेंट हो सबको मार दिया जाता है। और इस तरह ये अध्याय यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि जो क्रिस्टन कोल रीच की साइड में जा रहा है ऑर्मंड हाईटावर्स की सेना के साथ में मिलने के लिए, क्या वो पहुंच पाता है या फिर नहीं। तो मिलते हैं अगले अध्याय के अंदर। धन्यवाद।